हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया होंगे। आज है 29 अप्रैल और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि हम कुछ सोर्सेज से लेते हैं, जैसे कि हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट या बाकी वगैरह सोर्सेज से। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारे पहले आर्टिकल के साथ। पहला जो आर्टिकल है वो है कुछ ड्रग से रिलेटेड। बेसिकली कुछ पाकिस्तानी पकड़े गए गुजरात के पास, जिनके पास काफ़ी सारी ड्रग्स बरामद हुई अराउंड 86 केजी की, जिनकी वैल्यू 600 करोड़ से भी ज़्यादा थी, 600 करोड़ से ज़्यादा। जी हाँ, इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। ड्रग्स का इलीगल धंधा पिछले कुछ टाइम में काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आया और ऐसे काफ़ी केसेस आए पिछले कुछ टाइम में जहाँ पे लोगों को अरेस्ट किया गया। और ये वाला जो पर्टिकुलर केस था, इसको एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस माना जा रहा है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन देखने को मिला हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड, एंटी टेररिज्म स्क्वाड और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बीच में। अराउंड 14 पाकिस्तानीज वर अरेस्टेड ऑफ द गुजरात कोस्ट with 86 kgs of contraband drugs worth rupees 600 crore. The operation was an epitome of inter-agency coordination where Indian Coast Guard, Anti-Terrorism Squad and Narcotics Control Bureau collaborated seamlessly. And हमारे देश में बात करें तो ड्रग्स या फिर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस इलीगल हैं और इसके लिए कौन सा लेजिस्लेशन वर्क करता है, तो वो है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जो कि 1985 का एक्ट है, जिसे NDPS एक्ट भी बोलते हैं शॉर्ट में। सो दैट इज़ द लेजिस्लेशन दैट डील्स विद द नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस प्रोहिबिशन इन इंडिया। और इस लॉ के मुताबिक ड्रग्स का प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कल्टिवेशन, पोजेशन, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कंजप्शन, ये सब प्रोहिबिटेड है हमारे देश में और इसीलिए इसे इलीगली खरीदा और बेचा जाता है। और फिर बात करते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, जो कि सेटअप किया गया था 1986 में, यानी कि ये जब एक्ट आई थी उसके जस्ट एक साल बाद, और वो इसी एक्ट के अंदर बनाया गया था। और ये एक नोडल एजेंसी है जिसका काम होता है कि जो ड्रग रिलेटेड केसेस होते हैं, ड्रग अब्यूज़ वगैरह के, उनके लिए कोऑर्डिनेशन बिठाना बिटवीन वेरियस मिनिस्ट्रीज़ या फिर अदर ऑफिसेज, स्टेट, सेंट्रल एनफोर्समेंट एजेंसीज, ताकि ड्रग से रिलेटेड लॉज को अच्छे से एनफोर्स किया जा सके। और या फिर कोई भी ऐसे ड्रग अब्यूज़ वगैरह के केसेस आते हैं तो उससे डील किया जा सके, उसके लिए ये नोडल एजेंसी है जो कि हमारे देश में वर्क करती है। इतनी थी ये वाली न्यूज़। आई होप आपको समझ में आई हो। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आती है न्यूज़ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी से रिलेटेड। अभी हुआ यूँ कि कनाडा के ओटावा में मीटिंग हुई जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स वगैरह आए कुछ कंट्रीज़ से, काफ़ी सारी कंट्रीज़ से, और यहाँ पे टॉक्स वगैरह स्टार्ट हुई। एक्चुअली टॉक्स काफ़ी पहले से चल रही थी, उसी के चलते हुए कुछ डिस्कशंस हुए ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी से रिलेटेड। और ये अगर जब भी फाइनलाइज होती है तो ये पहली ग्लोबल ट्रीटी होगी टू कर्ब प्लास्टिक्स पोल्यूशन, और बोला जा रहा है कि ये फाइनलाइज हो जाएगी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि बाय द एंड ऑफ 2024। नेगोशिएशंस आर ऑन सिंस 2022। 2022 से इस पर नेगोशिएशंस चल रहे हैं, जब यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली UNEA ने अग्री किया था या इस पर विचार किया था कि भाई ऐसी कोई ट्रीटी होनी चाहिए। उसी के सिलसिले में नेशंस वहाँ पे इकट्ठे हुए और उस पर कुछ डिस्कशंस हुए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन कितना बढ़ता जा रहा है, तो उस पर रोक लगाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है हमारे इकोसिस्टम के लिए और हमारे खुद के सर्वाइवल के लिए भी, क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड हैज़ स्काई रॉकेटेड, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आंकड़ों पे जाएं तो 1950 में 2 मिलियन टन्स था, जो कि 450 मिलियन टन्स हो गया 2019 तक, यानी कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। और अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो ये कह रहे हैं कि डबल हो जाएगा बाय 2050 और इनफैक्ट ट्रिपल हो जाएगा बाय 2060। और आप सबने सुना होगा कि प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा
समय लेता है डिकम्पोज होने में, 20 से 500 साल ले लेता है डिकम्पोज होने में। इसलिए ज़रूरी है कि इसका कंजम्पशन, इसका यूज़ कम से कम किया जा सके। और होता यूँ है कि ये डिकम्पोज नहीं होता तो ये लीक हो जाता है एनवायरनमेंट में, स्पेशली रिवर्स वगैरह, ओशन वगैरह में इससे पोल्यूशन होता है काफ़ी ज़्यादा। और वहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स में। इट ब्रेक्स डाउन इनटू माइक्रो प्लास्टिक्स, जो कि हमारे जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनके खाने में आ जाता है, या फिर बाकी अलग तरीके से हमारा जो पानी है उसे प्रदूषित करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम को हार्म करता है और हम ह्यूमंस को भी हार्म करता है। इनफैक्ट ये इतना हार्मफुल है कि ये एक काफ़ी बड़ा कॉज है कैंसर, डायबिटीज़ या बाकी के जो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स आजकल बढ़ते जा रहे हैं उनके लिए। और इन सब रीजंस की वजह से बहुत ज़रूरी हो जाता है एक ग्लोबल ट्रीटी का होना, जिससे सारे नेशंस को एनकरेज किया जा सके कि वो इस पे प्रतिबंध लगाएं। जब ये ट्रीटी फाइनलाइज हो जाएगी तो उम्मीद की जा रही है कि इससे कहीं ना कहीं एक रोक लगाने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि इससे बहुत सारे नेशंस को एनकरेज किया जाएगा। और इतना ही नहीं, कुछ जो इतने वेल ऑफ नेशंस नहीं है, उतने रिच नेशंस नहीं है, जिनके पास इतने सोर्सेज नहीं है इस पे स्टेप्स लेने के, तो जो रिच नेशंस हैं, डेवलप नेशंस हैं, उनको एनकरेज किया जाएगा कि वो उनकी मदद करें पुअर नेशंस की। और कुछ बहुत ही हार्मफुल केमिकल एडिटिव्स जो होते हैं कुछ प्लास्टिक्स में, उन पे भी बैन लगाया जा सकेगा। नेगोशिएशंस हालांकि अभी काफ़ी पोलराइजिंग हैं, क्योंकि सबके अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ के ग्रुप हैं वो कह रहे हैं कि तो इसको थोड़ा नैरो होना चाहिए। इससे रिलेटेड उनके कुछ अपने कंसर्न्स हैं, तो इस पर काफ़ी सारे अभी डिस्कशंस होने हैं। देखने की बात यह है कि कब तक फाइनलाइज होती है। लेकिन हाँ, एक बात तो ज़रूर है कि ऐसी ट्रीटी होनी ज़रूर चाहिए कोई, जिससे कि प्लास्टिक पोल्यूशन को कर्व किया जा सके। एक कोलिशन है जो कि प्लास्टिक पोल्यूशन से ही डील करती है, जिसका नाम है हाई एम्बिशन कोलिशन, जिसमें अराउंड 65 नेशंस हैं। 65 नेशंस की एक कोलिशन है एंड उनका एम है कि भाई प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करना है बाय 2040 तक। और उसमें काफ़ी सारे अफ्रीकन नेशंस हैं और यूरोपियन यूनियन के भी काफ़ी सारे नेशंस हैं। सो ये सब बातें हुई प्लास्टिक से रिलेटेड और ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी से रिलेटेड। बढ़ते हैं आगे। ईबू वॉल्केनो इरप्ट हुआ, जो कि इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में, ईस्टर्न इंडोनेशिया में, जो एक नॉर्थ मलुकू प्रोविंस है, उसके हालमेहरा आइलैंड पे ये इरप्ट हुआ। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर काफ़ी एक्टिव रीजन है फॉर वॉल्केनोज, और इंडोनेशिया की लोकेशन उसी जगह पे है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं। और ये एक न्यूज़ में रहा, तो इसका हमें नाम याद रखना है कि ईबू वॉल्केनो कहाँ का है, इंडोनेशिया का। और इंडोनेशिया की कैपिटल की बात करें तो जकार्ता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है स्मॉल फाइनेंस बैंक की। अलग अलग तरीके के बैंक्स होते हैं, पेमेंट बैंक हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, सबकी अलग अलग कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनके बेसिस पे वो वर्क करते हैं, जिनके बेसिस पे वो कैटेगराइज किए जाते हैं। आरबीआई ने, यानी कि हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रोड मैप तैयार किया, जिसके अकॉर्डिंग जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो ट्रांजिशन कर सकेंगे, यानी कि अपने आप को बदल सकेंगे यूनिवर्सल बैंक में। वॉलंटरी ट्रांजिशन होगा ये। तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जो अगर वो फुलफ़िल करते हैं तो वो ट्रांजिट कर सकते हैं, यानी कि अपने आप को यूनिवर्सल बैंक की तरह घोषित कर सकते हैं। क्या क्या क्राइटेरियाज हैं उनके लिए? पहला तो ये कि उनका शेड्यूल स्टेटस होना चाहिए, और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए पिछले मिनिमम 5 सालों का। तो पिछले 5 साल मिनिमम उनका शेड्यूल स्टेटस होना चाहिए, और साथ में सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। नेटवर्थ की बात करें तो 1000 करोड़ होनी चाहिए पिछले क्वार्टर के एंड तक, और नेट प्रॉफिट होना चाहिए लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में। किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे उनके शेयर्स लिस्टेड होने चाहिए। और इसके अलावा जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो होता है, CRAR रिक्वायरमेंट्स, वो भी जो SFP के लिए हैं वो मीट कर रहा हो। बेसिकली कुछ मान लो ऐसी जगह लोन्स दिए जाते हैं जहाँ पे थोड़ा रिस्की लग रहा हो कि भाई वहाँ से पता नहीं कितना पैसा वापस रिकवर होगा या नहीं होगा, तो उसके अगेंस्ट कुछ कैपिटल रखनी होती है बैंक्स वगैरह को।
तो कितनी कैपिटल रखनी हो उसे कहते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, और अलग अलग बैंक्स के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए, और पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में उनकी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट होने चाहिए 3% या उससे कम, और नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट होने चाहिए 1% या उससे कम। ठीक है, ये सारी जब रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी तो वो अपने आप को यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं वॉलंटरी बेसिस पे। आई होप आपको समझ में आई हो। बढ़ते हैं आगे। कामिकाज़े ड्रोन, ईरान ने अनवेल किए नए तरीके के कामिकाज़े ड्रोन। तो ये हमें एक बात तो ये याद हो गई कि किससे रिलेटेड है ये वाला नाम, तो ईरान से रिलेटेड है। ये एक अटैक ड्रोन है और डिज़ाइन किया गया है टू फ्लाई इनटू द टारगेट्स में जाता है और वो अपने आप को एक्सप्लोड कर लेता है, तो उससे रिलेटेड ये ड्रोन्स हैं। जो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था उसमें भी कुछ ऐसे ड्रोन्स यूज़ किए गए थे, तो उन्हीं को देखते हुए ईरान ने अपना ये वाला ड्रोन जो है अनवेल किया है। आई होप आपको आया हो समझ, और इसी के साथ होता है आज का सेशन यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।